टीम ने कमान संभाल ली है। आज अमित शाह ने गृह मंत्रालय, एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय, पीयूष गोयल ने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला, जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम मंत्रालय का चार्ज लिया, हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम मंत्रालय का चार्ज ले लिया है। और मंत्रियों के कार्यभार संभालते ही आज सबसे बड़ा ऐलान या कहें बात, सबसे बड़ी बात हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आई। उन्होंने बीपीसीएल विनिवेश डालने और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है। So far as BPCL is concerned, let me say now categorically, these are all highly successful oil and gas PSUs. Why would we divest ourselves of these, what do you call them, Maharatnas? I am giving you my philosophical approach, I mean, as the line minister. You the koshish hogi means you try. I said, yes, we will try. Yeah. Both MOS and I will both work on it. सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि रीजनल एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता होगा और संवाददाता रोहन सिंह ने राम मोहन नायडू से खास बातचीत की। एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या प्रायोरिटीज रहने वाले हैं, क्योंकि काफी डायनेमिक मंत्रालय का पोर्टफोलियो आपको मिला है, क्या प्रायोरिटीज रहने वाली है? सरकार की प्रायोरिटी, हमारे मंत्रालय की प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी देश का नागरिक है, देश की आम जनता है, तो उनके हिसाब से क्या निर्णय लेना पड़ेगा और देश के भविष्य के लिए कौन सा निर्णय लेना पड़ेगा, ये हमारे मंत्रालय से हम लेंगे। एयर टिकट्स के जो प्राइजेस हैं उस पर कंट्रोल करने की काफी बात हो रही है, एटीएफ के प्राइजेस पे कंट्रोल करने की बात हो रही है, वैट कम करने की बात हो रही है, इस पे आप काम करेंगे? तो इसके ऊपर अगर कोई भी निर्णय लेना हो उसके ऊपर पूरी समझ आनी चाहिए। मैं कल ही डिसाइड हुआ कि सिविल एविएशन मंत्री बना हूं, तो इसको चार्ज लेने के बाद हमारे मंत्रालय में अधिकारियों के साथ भी बैठूंगा, जरूर ये पॉइंट एक प्रायोरिटी की तरह लेंगे कि क्योंकि ये पब्लिक से भी फीडबैक इसके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको भी एक मुद्दा बनाकर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम निर्णय। आखिरी सवाल सर, जो रीजनल एयरपोर्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, खासतौर पर आपका अपना भी राज्य है, क्या क्या एफर्ट देश को अगर पूरी तरह से तरक्की करनी है, आगे बढ़नी है और वो ग्रोथ रेट हमें अचीव करना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाना है, तो उसमें मान लिए सिविल एविएशन का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशली रीजनल एयरपोर्ट्स, लोकल एयरपोर्ट्स, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज, वहां पे एयरपोर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोदी जी का प्लान यही है और उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे आंध्रा में मेरे बगल में ही भोगापुरम एयरपोर्ट बहुत सालों से पड़ा हुआ है, उसको हम आगे बढ़ावा देंगे और रिकॉर्ड टाइम में उसको बनाने की एक प्रायोरिटी मैंने ली है और मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू सर। टेक्सटाइल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद गिरिराज सिंह ने अगले 100 दिन का एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रिसर्च पर काफी जोर दिया है, हम नया मुकाम हासिल करेंगे। गिरिराज सिंह ने आज कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर 100 दिनों के एजेंडे में सरकार का फोकस है कपड़ा मंत्रालय के लिए और क्या क्या प्रायोरिटीज हैं? जॉब बहुत देता है ये मंत्रालय, क्या कहेंगे सर? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सीएनबीसी खास करके इसी सेक्टर में काम करता है, कॉमर्स में ज्यादा। देश में ये वस्त्र मंत्रालय सबसे बड़ा रोजगार देने वाला मंत्रालय है, तो स्वाभाविक है आज पहला दिन है, मैंने ज्वाइन किया है। हमारे पूर्ववर्ती मंत्री, निवर्तमान मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी आए थे साथ में, हमने बैठ करके थोड़ी बहुत चर्चाएं की है। आगे हम इस पर काम करेंगे। 100 दिन क्या, 24/7 हम लोग काम करेंगे। उद्देश्य, लक्ष्य यही रहेगा किसान को अच्छी कीमत मिले और लोगों को रोजगार मिले, और ये दोनों को फोकस करूं। घरेलू इंडस्ट्री है सर, वो कई तरह की वजह से डिस्ट्रेस में, परेशानी में रहती है। बहुत सारा कच्चा माल बाहर से इंपोर्ट होता है सस्ते दामों में। घरेलू इंडस्ट्री, जैसे आप मैन मेड फाइबर की बात कर रहे थे, वो उसमें काफी ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है और कपास में भी खासतौर से किसान भी परेशान है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर काफी फोकस दिया है, रिसर्च में काफी जोर दिया है और रिसर्च के लिए काफी पैसा दिया है। उसमें लोगों को जोड़े हैं, उनसे उम्मीद है कि एक
हम भी नए मुकाम पर पहुंचेंगे, क्योंकि हम दुनिया से पीछे नहीं रहेंगे, हम दुनिया के बराबर रहेंगे या आगे जाएंगे। कॉटन के लिए दुनिया में बड़ा नाम था भारत का, कॉटन इंडस्ट्री। अभी भी कॉटन में इतना रिसर्च हुआ है कि एक कॉटन, ऐसा कॉटन देश पैदा कर रहा है जो कॉटन, कस्तूरी कॉटन, हाँ, वो कॉटन आने वाले दिनों में दुनिया के लिए प्रीमियर कॉटन है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अपनी निष्ठा से काम करेगा। विकास से प्रेरित सरकार का काम दिखाया, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक विकसित भारत 2047 तक बने, उस आधारशिला के ऊपर अमृत काल में वाणिज्य और उद्योग देश में तेज गति से प्रगति करे और हर प्रकार से भारत के उज्जवल भविष्य और हमारे भाई बहनों के एक समृद्ध जीवन को सुनिश्चित करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर ये देश नई ऊंचाइयों को पार करेगा। तो मोदी 3.0 की टीम तैयार है और अब रिफॉर्म्स का इंतजार है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि जो नई सरकार आई है उसका एक्शन प्लान क्या है। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले लक्ष्मण राय के पास ही चलते हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि वित्त मंत्रालय पर सबकी नज़र थी, खासकर हमारे दर्शकों की। निर्मला सीतारमण वहाँ बनी तो रहेंगी, लेकिन फोकस में क्या रहेगा इस बार? नई सरकार के एजेंडे के तौर पर सरकार विनिवेश के मोर्चे पर बहुत ही आक्रामक तो नहीं दिखेगी, लेकिन विनिवेश के जो प्रस्ताव जिन जिन कंपनियों पर सरकार आगे बढ़ चुकी है उस प्रक्रिया को पूरी जरूर करेगी। इस सिलसिले में सबसे पहला जो नंबर आ सकता है वो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को लेकर के, जिसको सरकार लिस्ट कराएगी। जो एनटीपीसी की सब्सिडरी है उसका आईपीओ लाएगी। दूसरे नंबर पर आएगा आईडीबीआई बैंक। उसके लिए शुरुआती एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कई लोगों ने दिखाया है। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के लिए गया हुआ है प्रस्ताव रिजर्व बैंक के पास। रिजर्व बैंक की तरफ से अंतिम मंजूरी आते ही इस पर विनिवेश विभाग आगे बढ़ेगा और इसके लिए फाइनेंशियल बिड जारी किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एसेट कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी है। अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल बिड बुलाने की बारी है। इसके भी प्रस्ताव पर आगे काम होता हुआ आपको दिख सकता है। बीईएमएल थोड़ा सा निचले लेवल पर रहेगा। बीईएमएल में तत्काल बहुत तेजी से काम होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन सरकार के विनिवेश के एजेंडे पर बीईएमएल भी होगा और एसेट मोनेटाइजेशन भी, यानी सरकार की संपत्तियों को बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जाए, इस पर भी तेजी आता हुआ आपको दिख सकेगा। यानी पिछले कुछ महीने से विनिवेश की रफ्तार जो बिल्कुल ठप पड़ गई थी वो आगे बढ़ती हुई आपको दिखेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन मांझी। मोहन मांझी क्योंझर से विधायक है। बीजेपी के विधायक दल ने मांझी को नेता चुना है। केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। राजनाथ सिंह ने इन नामों की घोषणा की। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 12 जून को यानी कल होगा। बीजेपी राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परिदा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयानों ने बड़ी बहस छेड़ दी है। सोमवार को नागपुर में संघ से जुड़े कार्यक्रम विकास वर्ग द्वितीय के
समापन कार्यक्रम में उन्होंने कुछ खरी खरी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। भागवत में चुनाव में होने वाली बयानबाजी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि चुनाव आपसी सहमति बनाने की प्रक्रिया है। चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, तकनीक का दुरुपयोग, झूठ प्रसारित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। मोहन भागवत अपने भाषण में मणिपुर की हिंसा पर भी बोले। उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। इस पर प्राथमिकता देकर विचार करना चाहिए। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मणिपुर पर मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्षी दलों के नेता मोहन भागवत के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत पहले सचेत होना चाहिए था। देश के कोने में हिंसा हो रही है, अपराध किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे थे, और वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उसका भी दुख हम सब लोगों को है, लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। Welcome his statement from the bottom of my heart, because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us, and this is something we have been asking. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party. मोहन भागवत के बयानों को कैसे देखना चाहिए? आरएसएस और बीजेपी में मतभेद है या मनभेद? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे और रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार प्रकट किया। अमेठी से केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया है। वहीं राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा से करीब 4 लाख वोटों से जीते हैं। राहुल ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि यूपी की जनता ने देश को सही रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री खुलकर
हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। और ये हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं, और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। और अब बात करते हैं आज बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 33 अंक गिरा, निफ्टी 6 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी सीपीएसई तेल गैस शेयरों में रही। वहीं फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखने को मिला। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिधम देसाई का मानना है कि भारत में तो अभी बुल रन की शुरुआत हुई है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने अगले 5 साल की वेल्थ क्रिएशन थीम शेयर की है। उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल, कंजम्पशन थीम सुपर हिट रहेगी। कंजम्पशन में समझना चाहिए कि ये हमारी आय की पिरामिड है, इनकम पिरामिड। हाँ? अब ऊपर टॉप इनकम वाले वहाँ पे बैठे कुछ 50 लाख फैमिलीज, ओके, परिवार 50 लाख है। वहाँ पे अगले 10 साल में 2 करोड़ परिवार जुड़ रहे हैं। सो 50 लाख से 2.5 करोड़ हो रहे हैं, 5 गुना। ओके, तो आप लग्जरी कंजम्पशन में देख लो, 5 स्टार होटल्स हो, एयर ट्रैवल हो, सोने की खरीदी हो, या कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट, लुई विटॉन के पर्सेस हो, आईफोन्स हो, वहाँ पे बड़ी तेज़ी आ रही है। तो वहाँ पे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा है 10 साल में। तो आप ग्रोथ लगा लो। नीचे यहाँ पे कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 करोड़ परिवार मध्य वर्ग में जा रहे हैं। अब इन लोग के लिए ना आज रोटी, कपड़ा, मकान के लिए पैसा है और कुछ नहीं खरीदते ये लोग। बस उनकी सब सस्टेनेंस स्पेंडिंग है। अब आप समझो, जैसे ही आपके पास इंक्रीमेंटल आय आई, जैसे ही आपकी आय बढ़ने लगी, तो आप घर को पेंट करोगे, आप मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, आप इंटरनेट खरीदोगे, आप एक ट्रैक्टर लोगे, आप 2 व्हीलर ले लोगे। तो आप ये जो बेसिक कंजम्पशन गुड्स है वहाँ पे बहुत तेज़ी है। जैसे मुझे तो 2 व्हीलर में बहुत तेज़ी लग रही है, स्मॉल कार्स में तेज़ी है। भाग चुके हैं सारे के सारे स्टॉक, 4-4, 5-5 गुना हो गए टीवीएस, हीरो मोटर स्टॉक। अनुज, पिछले 10 साल में टोटल 2 व्हीलर डिमांड 2% से बढ़ा है एनुअली। जीडीपी ने 6% का एवरेज मारा है। आप कह रहे हैं 2% का 10% भी हो सकता है। नहीं, कितना रिप्लेसमेंट डिमांड अभी होने वाला है। ये तो शुरू हुआ है अभी। तो आप इसको शेयर, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट को दिख रहा है कि ग्रोथ आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है इसमें बहुत अभी बाकी है। तो कंजम्पशन में ना दोनों जगह पे तेजी है। रिधम देसाई का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:27 पर। जेरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि पिछले 4 सालों में कोविड के बाद बाजार में जबरदस्त निवेश हुआ है। जेरोधा के जरिए निवेश करने वाले इक्विटी निवेशकों ने पिछले 4 साल में 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि वो अभी भी 1 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे पर बैठे हुए हैं। कामत के मुताबिक जेरोधा में निवेशकों के डीमैट खातों में कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। इनमें से ज्यादातर AUM पिछले 4 सालों में जुड़ा है।
आज हम आपको बताते हैं कि एफआईआईज किन सेक्टर्स और शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं। बताएं सुमित। तो एफआईआईज ने भी काफ़ी पोजीशनें इधर लॉन्ग करनी शुरू की हैं और बहुत सारे सेक्टर सब सेक्टर के अंदर वहाँ पर भी पोजीशंस आ रही हैं। NSE 500 की एक लिस्ट को हमने खंगाला है, उसमें करीब 100 ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे एफआईआईज ने अपना हिस्सा ना केवल इस क्वार्टर में बल्कि लगातार पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर। कुछ कंपनियां या कुछ सेक्टर है इसमें फार्मा, केमिकल, बैंक्स, ये 3 ऐसे नाम है जहां पे एफआईआईज काफ़ी तेज़ी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। कैपिटल गुड्स में उनकी हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है और जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है वहां पर भी उन्होंने अपना स्टेक काफ़ी बढ़ाया है। लेकिन पीएसयूज़ में वो अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। लगातार पीएसयूज़ में, चुनिंदा पीएसयूज़ में एफआईआईज जो है अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ मोटा मोटा आकलन है। कुछ कंपनियों की अगर बात किया तो पहले लार्ज कैप लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये हिस्सेदारी है एफआईआई पोर्टफोलियो के लिहाज से 40% के आसपास थी, जो बढ़ के अब 42% पहुंच गई है 4 क्वार्टर के अंदर। स्लोली एंड स्टेडली एफआईआईज यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। भारतीय एयरटेल एक और ऐसा नाम है जहाँ पे एफआईआईज की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। 21.48, 21.87, 22.5 और अब 24.5% के आसपास की हिस्सेदारी भारतीय एयरटेल में एफआईआईज की हो चुकी है। दिग्गजों में एक और नाम आता है डॉक्टर रेड्डीज का भी, जहाँ पर एक समय पर उनकी हिस्सेदारी थी 27% के आसपास, जो बढ़ के 29.5% पहुँच चुकी है। 28.25, 28.62 और अब 29% के आसपास की हिस्सेदारी उनकी पहुँच चुकी है। मिड कैप में अब कुछ नाम जिनमें एफआईआईज की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ी है, उसमें एक इंटरेस्टिंग नाम है यूपीएल। एक समय पर एफआईआईज की हिस्सेदारी करीब 37-38% थी, वो घट के 33 पहुंची, 33 से 34 हुई और 34 से वापस 37 की तरफ अब हिस्सेदारी जा रही है। तो स्लोली एंड स्टेडली बाजार भले ही यूपीएल को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन एफआईआईज की तरफ से यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कोफोर्ज ये रिटेल में भी पसंदीदा है और एफआईआईज की तरफ से भी काफ़ी पसंद आ रहा है। 34 के बाद 35 और फिर 40% के आसपास की हिस्सेदारी कोफोर्ज में पहुंच चुकी है। केईआई इंडस्ट्री एक बड़ा मल्टीबैगर पिछले 10 साल का 27% से स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते बढ़ते 31% के आसपास की हिस्सेदारी एफआईआईज यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। कुछ और नॉन मिड कैप या स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो उसमें एक नाम आता है मैक्रोटेक डेवलपर्स का, जहाँ पर एफआईआईज तरफ से हिस्सेदारी बढ़ी है। 19%, 19.5% के आसपास थी, जो बढ़ते बढ़ते अब 24% पहुँच चुकी है। HDFC AMC का इसने रिसेंटली बढ़िया तेज़ी दिखाई है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकता है कि लगातार एफआईआईज यहाँ बाय कर रहे हैं। 13%, 16%, 18%, 20% अब HDFC AMC में एफआईआईज की हिस्सेदारी होते हुए दिखाई पड़ रही है। और लास्टली लुपिन एक और ऐसा नाम है जहाँ पर एक एफआईआईज तरफ से हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब 14%, 15%, 16% और अब 18-18.5% के आसपास की हिस्सेदारी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ रिसेंटली लिस्टेड कंपनियों की अगर बात की जाए तो उसमें एक जोमेटो, ये एक नाम है जिसके भी चर्चा भी थोड़ी पहले हो रही थी। करीब 47% के आसपास हिस्सेदारी हो चुकी है, जो कि 33 थी आज से 1 साल पहले। तो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर जोमेटो के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एफआईआईज। डिलीवरी ये एक और ऐसा नाम है, यहाँ पर भी करीब 22-22% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जो 23 हुई, 24 हुई और अब 30% के आसपास एफआईआईज की हिस्सेदारी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। रेनबो चिल्ड्रन करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी थी एफआईआईज की, जो स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते बढ़ते 24% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये कई सारे सेक्टर, सब सेक्टर या सेगमेंट, सब सेगमेंट जहां पर एफआईआईज अपनी स्टेक को लगातार बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रिया सुमित। और अब देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में साल में 2 बार एडमिशन होगा, यानी एक साल में 2 अलग अलग एकेडमिक सेशन होंगे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले पर और जानकारी के लिए बात करेंगे रोहन सिंह से। बताएं रोहन। जी, अगर दुनिया में सभी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ देखें तो साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। एक बार समर सेशन होता है, एक बार विंटर सेशन होता है। लेकिन भारत में अब तक सिर्फ एक ही एकेडमिक सेशन की इजाज़त थी। सिर्फ एक बार जुलाई अगस्त के लगभग जो है उस वक्त एडमिशन्स होते थे। लेकिन अब यूजीसी ने यह फैसला किया है कि भारत में भी 2 बार जो है एडमिशन्स होंगे, एक बार जनवरी फरवरी में, एक बार जुलाई अगस्त में। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इससे 2-3 फायदे होंगे। सबसे पहले तो जिन छात्रों का एक सत्र मान लीजिए किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए तो उनको पूरा साल बर्बाद नहीं होगा उनका, वो अगले 6 महीने के बाद फिर से एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ज़्यादा स्टूडेंट इनटेक में मदद मिलेगी और साथ ही जो ग्लोबल लेवल पे जो है हम कम्पीट कर पाएंगे। इन 3 बड़े कारणों को देखते हुए यूजीसी ने यह फैसला किया। हालांकि ये बाध्य नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज़ को खुद डिसाइड करना होगा कि वो 2 बार लेना चाहती हैं एडमिशन या फिर एक ही सत्र वो करना चाहती है। यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज, उनकी फैकल्टी किस तरह है, इसकी प्लानिंग उन्हें पहले करनी होगी और उसके बाद ही वो कर सकेंगे। लेकिन कुल मिला के इजाज़त दी जाएगी यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, कि वो चाहें
तो एडमिशन ले सकते हैं 2 बार। और इसके अलावा ये भी बता दें आपको कि इससे पहले पिछले साल जो है ओपन एडमिशन, जो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग में, उसमें इसकी इजाज़त दी गई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जिसके बाद से अब सारे जो रेगुलर कोर्सेज हैं वहाँ पे भी इसकी इजाज़त दी जाएगी और अगले सत्र से जो यूनिवर्सिटी चाहें वो साल में 2 बार एडमिशन ले सकती हैं। शुक्रिया रोहन। और नीट के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई बड़ी राहत नहीं मिली। एससी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस भी जारी किया है और छात्रों के सभी मुद्दों पर सफाई मांगी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं असीम मनचंदा। नीट की परीक्षा इस बार 5 मई को हुई थी, तभी से इसके अंदर गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाए गए थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, उसमें कई सारी गड़बड़ी हुई है, इस पेपर को रद्द करके दोबारा से पेपर करवाया जाए। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया था कि जो ग्रेस मार्क्स देने का इस बार फैसला किया है वो पूरी तरह से गलत है और ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सभी इस मामलों की सुनवाई कर रहा है, लेकिन इस बीच काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि इस काउंसलिंग के ऊपर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले के सारे जितने भी मामले थे उन सबको इकट्ठा कर दिया है, क्लब कर दिया है और अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के अंदर होगी। अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया है। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकी को सिखाएंगे। बाजार के टेक्निकल्स के साथ साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके बताएंगे। ये भी सिखाएंगे कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, निवेश में कितना जोखिम शामिल है और उसे मैनेज कैसे करते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कितनी जगह रखनी चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखने का अनोखा मौका मिलेगा। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए www.hindi.cnbctv18.com/commodity गुरुकुल पर।